नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहिंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज और एकेडमिक काउंसलर इग्नू लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, BH DLA 135 अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने वाले लेक्चर का ये अंतिम भाग है और BH DLA 135 में कुल 13 इकाइयाँ हैं और इन 13 इकाइयों पर इसके पूर्व में खंड 1 के अंतर्गत 6 इकाइयों पर बात हुई थी और आज खंड 2 के अंतर्गत ये उसी श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है जिस पर आज का अध्यापन केंद्रित है। जैसा कि BH DLA 135 का जो शीर्षक है वो हिंदी भाषा और विविध प्रयोग, यानी कि प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का विविध प्रयोग किन किन रूपों में विद्यमान है, हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे कैसे अन्य विषयों के साथ उसका संबंध है और हिंदी भाषा को सीखने से क्या क्या लाभ है, उसका किन किन क्षेत्रों में हम किस तरह से उपयोग करते हैं, इससे अवगत हुए हैं। इसके पहले के व्याख्यानों में हमने देखा कि व्याकरण संबंधी जो नियम है, प्रत्यय किस प्रकार कार्य करते हैं, प्रत्यय उपसर्ग से किस प्रकार नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्दों को हम लोग निर्मित करते हैं, सृजित करते हैं। और इतना ही नहीं, कैसे शुद्धता के साथ हिंदी को लिखा जाए, कैसे शुद्ध शब्दों को पढ़ा जाए, कैसे शब्दों के लेखन में लिपि में एक रूपता लाई जाए, कैसे हिंदी को और अधिक सरल और सहज तथा बोधगम्य बनाया जाए। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने प्रकारांतर से अपने व्याख्यान का केंद्र बनाया। उसी श्रृंखला में आज के व्याख्यान को हम लोग यहाँ पर उसके अंतर्गत वाचन और जो हिंदी का विविध प्रयोग है उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि इकाई 8 में, जैसा कि सामाजिक विज्ञान की भाषा इतिहास के विशेष संदर्भ में थी कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में अलग अलग विषयों के नाते नए नए शब्दों का प्रयोग होता है और उन शब्दों को किस प्रकार हम पढ़ें, समझें और उनको आत्मसात कर सकें, उनका अर्थ समझ सकें और उनके अर्थ को समझने में हमें सरलता किस प्रकार से प्राप्त हो, इस पर बात की थी। इसी प्रकार से इकाई 9 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञानों की भाषा क्या है, विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के संदर्भ में उसकी जो शब्द रचना है, शब्दावली है, इस पर बात की थी। हमने देखा कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शब्दों का प्रयोग होता है और एक विशेष शब्दावली उनमें प्रयोग के नाते निर्मित हो जाती है। बहुत गौरतलब है कि जिस प्रकार का विषय होता है और उन विषयों में किस प्रकार से हिंदी का अपना स्वरूप निर्मित हो जाता है, बहुत रुचिकर है, बहुत देखने योग्य है और निश्चित रूप से ये हमें आकृष्ट करती है कि एक भाषा का विविध प्रयोग अन्य विषयों के साथ जोड़ने से कितना भिन्न हो जाता है, या इसका अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है। इसी तरह हमने देखा कि जो मानविकी भाषा है, विशेष रूप से ललित कला तथा उसका जो विशेषण है, इस पर बात की थी और आज का जो व्याख्यान है वो मुख्य रूप से विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, उस पर बातचीत होगी। विधि एवं प्रशासन की भाषा और उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से हिंदी वाचन और विविध विषय के माध्यम से वाणिज्य की भाषा और पारिभाषिक शब्दावली उसकी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हिंदी का प्रयोग विविध क्षेत्रों में किस प्रकार से होता है और इस अनिवार्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से हमारे विद्यार्थी कैसे अन्य विषयों से संबंधित जो हिंदी है या हिंदी के माध्यम से हम अन्य विषयों को कैसे पढ़ें, कैसे उसको अधिक बोधगम्य बनाएं, इसका हमें ज्ञात होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इस द्वितीय खंड के अंतर्गत जो हिंदी भाषा है जिसका माध्यम विविध विषयों को पढ़ करके कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उन विषयों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। मानविकी
सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्य से संबंधित विषयों को किस प्रकार हम समझ सकें, उसको बोधगम्य बना सकें, इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है और इस ज्ञान को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकें, कैसे इस ज्ञान को सीख सकें। पारिभाषिक शब्दावली जो बोलचाल की भाषा से बिल्कुल भिन्न अर्थ के रूप में प्रयुक्त होती है, उसे कैसे समझ सकेंगे और उसको समझने के बाद किस प्रकार से हमें उसका लाभ मिल पाएगा, इस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वाचन और हिंदी का जो विविध प्रयोग है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने बात की थी कि इतिहास के विशेष संदर्भ में सामाजिक विज्ञान की जो भाषा है, उसकी जो हिंदी है, उसमें हिंदी शब्दों का जो प्रयोग है, उसकी जो वर्तनी है, शुद्ध लिखने की जो कसौटी है, वो किस प्रकार से समझी जाए, उसको शुद्ध बनाया जाए, इस पर चर्चा की थी। हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जागरण था, उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अध्ययन किया, उन शब्दों के निर्मित होने का कारण और आधार को समझा और उनका जो विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली जो पारिभाषिक शब्दावली था, उसका अध्ययन किया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में जो पारिभाषिक शब्द निर्मित हुए, उन्हें हम सबने देखा। भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य जो ज़्यादा चलन में शब्द थे, अधिक प्रयोग हो रहे थे, उन शब्दों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज के अध्ययन का जो केंद्र विषय है, वो मुख्य रूप से जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में और हिंदी संपर्क भाषा के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी राजभाषा किस रूप में है, राजभाषा वो कब बनाई गई, या हिंदी राष्ट्रभाषा यदि है तो किस रूप में है, हिंदी की अन्य राष्ट्रभाषाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, हिंदी की जो वास्तविक स्थिति है विश्व फलक पर, राष्ट्र फलक पर, वो किन रूपों में है, इस पर विचार करेंगे। ये विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और हिंदी राजभाषा होने के नाते राजभाषा से अभिप्राय है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कार्यालयी भाषा है, जो कामकाज की भाषा है, उसका दर्जा ही प्राप्त होने का गौरव हिंदी को प्राप्त हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की निर्मित के साथ ही साथ हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और राजभाषा के साथ ही साथ हिंदी के उसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई, जिनके कारण से हिंदी की स्थिति आज भी राजभाषा होने के साथ साथ वो बाइलिंगुअल या द्विभाषी के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि बाध्यता ना रह करके जो उसका नियम बनाया गया उसमें कहीं न कहीं से ये गुंजाइश छोड़ी गई कि हिंदी को राजभाषा होने के साथ साथ यदि कोई राज्य चाहे तो वो कार्यालयी भाषा के रूप में अपनी क्षेत्रीय भाषा का, अपनी मातृभाषा का या उसी के समानांतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकता है। यानी कि उसे छूट दी गई कि हिंदी को का प्रयोग करने के लिए कोई भी राज्य बाध्य नहीं होगा और इसके लिए तरह तरह की शर्तें और नियम बनाए गए। प्रारंभ में यह तय हुआ था कि सिर्फ 15 वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी का पठन पाठन कार्यालयी राजभाषा के रूप में होगा और उसके बाद वो अंग्रेजी को हटाकर शुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में वह आज तक भी संभव नहीं हो पाया। उसके कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से ऐसा हुआ, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि ज्ञात है ये विद्यार्थियों की राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा, 3 तरह की शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। राजभाषा से जैसा कि हमने बताया कि अभिप्राय है कि कार्यालयी भाषा, यानी कि शासन की जो भाषा है, न्यायालय की क्या भाषा है, उसके लिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, उसका प्रयोग करने के लिए बल दिया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र की संस्कृति
जिसमें व्यक्त होती हो, अधिक से अधिक व्यक्ति जिस भाषा को देश के अंदर बोलते हो, वो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि विचारों के आदान-प्रदान के लिए अपने व्यवसाय को एक जगह से दूसरी जगह भाषा के माध्यम से संपर्क करके, बातचीत करके भेजना, उसको वितरित करना, संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी के 3 रूप मुख्य रूप से मिलते हैं, लेकिन इसके पूर्व में हम लोग देखेंगे कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, वह क्या है? संविधान की व्यवस्था के आधार पर हिंदी के बारे में क्या कार्य अभी तक हो पाया है? राजभाषा आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ? संसदीय राजभाषा समिति किस प्रकार से कार्य करती रही है? राष्ट्रपति का जो आदेश है 1960 का, वो क्या है? और उस आदेश के तहत हिंदी की वास्तविक स्थिति क्या बनती है, इस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई क्या हो पाई है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। इसी तरह से देखा हम सभी जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए या राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राजभाषा अधिनियम संशोधित 1967 के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी गई, कई नई व्यवस्थाओं को बनाया गया, नए नियम निर्धारित किए गए। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से होने लगा, इत्यादि पर विचार करेंगे। कानून की जो शब्दावली है, कानून की जो भाषा है, उसका अधिकाधिक रूप में अनुवाद करने की मान्यता प्राप्त की गई राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत, और वार्षिक कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया गया। तय किया गया कि हर वर्ष में एक ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा कि पूरे वर्ष का प्रकारांतर में हिंदी का प्रयोग किस रूप में होता रहा कार्यालयों में, उस पर विचार किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, और उस पर एक रिपोर्ट लोगों के बीच में रखी जाएगी कि क्या उन्नति हुई और किस दिशा में और आगे बढ़ने पर हमें प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से राजभाषा अधिनियम 1976 आया, उसमें किस प्रकार से हिंदी के बारे में, हिंदी राजभाषा के बारे में बताया गया और उसको और अधिक सशक्त बनाने पर विचार किया गया। भाषा विवेचन में राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा के स्वरूप पर हम विचार करेंगे। इसी प्रकार से अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत BH, DLA 135 में जो अनेकार्थी शब्द है, भिन्नार्थी और समानार्थी शब्द है, उन पर भी विचार किया गया है। अर्थभेद क्या है, किन रूपों में है, आज के व्याख्यान में हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी विचार करें। एक शब्द प्रतिस्थापनापन या वर्तनी संबंधी जो भूल है, जो त्रुटियां हैं, उन पर भी विचार करेंगे। तो इस तरह से जो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, उससे हम अवगत हो सकेंगे और राजभाषा अधिनियम द्वारा की गई जो नई व्यवस्था है, उसे समझ सकेंगे हमारे विद्यार्थी, और विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा जो पत्र व्यवहार की भाषा है, उसे जान सकेंगे कि किस प्रकार से एक राज्य दूसरे राज्य से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, या एक राज्य अपने केंद्र शासित व्यवस्था से किस प्रकार विचारों का आदान प्रदान करता है, व्यवस्थाओं का आदान प्रदान करता है, इससे अवगत हो सकेंगे। राष्ट्रभाषा राजभाषा के बीच में मुख्य अंतर क्या है, इसे समझ सकेंगे, और इसके साथ ही साथ संपर्क भाषा के महत्व को बता सकेंगे। आज इस इकाई के अंतर्गत राजभाषा का अध्ययन करते हुए हम जान सकेंगे कि संपर्क भाषा किस प्रकार से कार्य करती है, राजभाषा के रूप के स्वरूप की विवेचना करेंगे। साथ ही साथ जो प्रशासनिक तथा विधिक क्षेत्र में हिंदी की शब्दावली है और व्यक्तियों की विशिष्टता क्या है, उस पर विचार कर सकेंगे। इसी तरह विद्यार्थियों, हिंदी में अनेकार्थी शब्द है, जिस एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ समानार्थी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अधिक संख्या में होता है। एक ही शब्द के बराबर अर्थ होते हैं, और उन बराबर अर्थों में वो शब्द प्रयोग होता है। इसी तरह के भिन्नार्थक शब्दों पर विचार करेंगे, विशेषकर जो पारिभाषिक शब्दों के संदर्भ में आए हुए शब्द हैं, उनके अर्थ को जानेंगे, तथा जो अन्य व्याकरणिक रूप है हिंदी का, उसे समझ करके उनका उपयोग कर सकेंगे। तो ये इकाई आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पूरे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा और जो उसका विविध प्रयोग है, उसकी एक तरह से महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें हमारे विद्यार्थी जान सकेंगे कि
किस प्रकार से हिंदी एक सामान्य भाषा, संपर्क, बातचीत, बोलचाल की भाषा से होती हुई राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में और विश्व फलक पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सक्षम हुई है, इस पर विचार कर सकेंगे, इसे आसानी से समझ सकेंगे। विविध विषयों के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग की जो विस्तृत जानकारी है, वो हमें इससे प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, हिंदी में व्याकरणिक पक्षों और अन्य विषयों से जो संबंधित पारिभाषिक शब्दावली है, उसका ज्ञान हमें हो सकेगा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में किस प्रकार से हिंदी कार्य करती है, किस प्रकार से हिंदी के कार्य करने पर जोर दिया जाता है, इससे अवगत हो सकेंगे। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अन्य भाषा भाषी हिंदी के माध्यम से संप्रेषण करने में किस प्रकार और अधिक सक्षम हो सके, इसे समझ सकेंगे। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किस प्रकार कार्य करने लगती है, कार्य कर रही है, उससे अवगत हो सकेंगे। तो इसलिए इस पूरी इकाई में हम देखते हैं कि जो हिंदी की वास्तविक स्थिति है, वो अन्य इकाइयों से ज़्यादा यहाँ पर हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति जान करके हम उसका उपयोग कर सकेंगे। सर्वप्रथम हम हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, उस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा का जो निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने काफ़ी बहस के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर ली थी और 14 सितंबर 1949 से हिंदी राजभाषा का गौरव प्राप्त करती है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ साथ भारतीय संविधान लागू होते ही हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। किंतु उसके साथ जो विडंबना जुड़ी हुई होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता के पूर्व भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ शासन था। स्वाभाविक है यहाँ के कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी और ऐसे में अचानक कार्यालय की भाषा हिंदी होने से लोगों को ये आशंका थी कि उसमें कार्य करना शायद संभव न हो। कुछ तथाकथित लोगों ने ये समझा कि हिंदी में कार्य करना या हिंदी में अधिक से अधिक दक्ष लोगों का अभाव है, इसके लिए उन्होंने एक समानांतर व्यवस्था का अनुरोध किया, बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना लोगों को संभव नहीं लगा। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन अंग्रेजी में होने के कारण सभी जो कानून थे वो ज़्यादातर अंग्रेजी में थे। सारी जो प्रशासनिक कार्यविधि थी, साहित्य था, वो सब कुछ अंग्रेजी में था। इसके अतिरिक्त कुछ शिक्षा का माध्यम भी ज़्यादातर अंग्रेजी में था। ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा हो रही थी और इसके लिए अगले 15 वर्षों का समय रखा गया कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक अधिक से अधिक दक्ष लोग हिंदी में नहीं आ जाएंगे। साथ ही साथ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 15 वर्षों की अवधि के बाद ही किन्हीं प्रयोजनों के लिए हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था बनाए रखेंगे और आगे कानून बनाया जाएगा। उसके बाद से 15 वर्ष की इस अवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान में हिंदी के बारे में की गई जो व्यवस्थाएं हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था दी गई है। इसके मुख्य अंशों को में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य हिंदी राजभाषा का विवेचन किया गया है, हिंदी राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी की वास्तविक स्थिति जो संवैधानिक स्थिति है उसकी विवेचना की गई है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 343 से 51 के मध्य में बताया गया है कि संघ की भाषा है हिंदी और संघ की भाषा से अभिप्राय है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा है और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप भी स्वीकार किया गया, इसका सुझाव दिया गया और किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के 15 से वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। संविधान से पूर्व उसका प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए ये सुझाव दिया गया कि 15 वर्षों तक आगे हिंदी के समानांतर या अंग्रेजी के
के समानांतर ही हिंदी का प्रयोग हो सकता है, उसके 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग करने का अवसर दिया गया, छूट दी गई। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान अपने आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग प्राधिकृत कर देगा। इस अनुच्छेद 343 में यह भी बताया गया कि संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों में देवनागरी लिपि रूप को स्वीकार करेगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए एक उपबंध बना सकेगा और विधि में उसका विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इस तरह से देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकार कर ली गई। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह से राजभाषा अध्याय में अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के विषय में उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 345 में बताया गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अनुच्छेद 346 से 347 के उपबंधों के अधीन कार्य करेंगी। किसी राज्य का जो विधानमंडल है, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा अन्य उपबंध न कर लिए जाएं, तब तक राज्य के भीतर पूरे शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, उसी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। यह छूट दी गई। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का जो विधानमंडल है, विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक का या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएं स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रिय विद्यार्थियों, यह व्यवस्था दी गई कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जैसे कर्नाटक की सीमाएं महाराष्ट्र की सीमाओं को छूती हैं और वहाँ के लोग कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की गई कि शासकीय प्रयोजनों में वो अपनी कन्नड़ भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि उड़ीसा या आंध्र प्रदेश हुआ, उसकी सीमाएं भी विभिन्न जिलों को, जैसे उड़िया या तेलुगु के प्रयोग के लिए इन राज्यों को छूट दी गई। शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया गया कि वो उड़िया या तेलुगु भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि ऐसी जगहों पर जहाँ हिंदी आम जनमानस की बोलचाल की भाषा नहीं थी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं थी, मराठी, उन राज्यों को ये निर्देशित किया गया कि वे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी शासकीय कार्यालयों के लिए शासकीय प्रयोग उन भाषाओं का कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो अंग्रेजी या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी न करने का उन्हें छूट दिया गया। आगे चल करके इसका बहुत हद तक राजनीतिकरण हुआ। जिन महान उद्देश्य से या जिन असुविधाओं को ध्यान में रख करके हिंदी को राजभाषा तत्काल न बनाने के कारण 15 वर्षों का समय दिया गया, या बताते हुए कि जब तक अधिक से अधिक दक्ष लोग हिंदी में नहीं आ जाते हैं, तब तक के लिए अंग्रेजी का समानांतर प्रयोग होता रहेगा या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता रहेगा। और एक समय बाद जब हिंदी अधिक से अधिक लोग सीख जाएंगे या अधिक से अधिक लोग दक्ष हो जाएंगे, उसमें प्रवीण हो जाएंगे और उसमें पर्याप्त लोग उपलब्ध होने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में कार्यालयों की भाषा केवल राजभाषा हिंदी के को ही स्वीकार की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। किंतु 15 वर्षों का जो प्रारंभिक समय दे दिया गया था, वो वर्तमान में खिंचता जा रहा है, खिंच रहा है, और उसके लिए अलग अलग कारण है, उसका विविध रूप है। तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्र आदि का संपर्क है राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए,
तत्सम प्राधिकृत भाषा या एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की जो राजभाषा होगी, परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य या करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच जो पत्रांत है उसका राजभाषा हिंदी का प्रयोग होगा या किसी अन्य भाषा का प्रयोग होगा, इसके लिए वो स्वतंत्र मान लिए गए। इस व्यवस्था के अनुसार दो राज्यों के बीच पत्र व्यवहार या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार उसी भाषा में होगा जो संघ सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत हो। हम देखते हैं कि राज्य यह भी बताया गया अनुच्छेद 347 में कि किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर भी वहाँ बोली जाने वाली भाषा में अधिक से अधिक लोगों की संख्या के आधार पर भी एक उपबंध जोड़ा गया और इसमें व्यवस्था दिया गया कि राष्ट्रपति का इसका समाधान हो सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग या चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसका प्रयोग राजकीय या प्रशासनिक कार्यों में किया जाए, तो इसके लिए भी छूट की व्यवस्था की गई और उन्हें शासकीय भाषा प्रयोग के लिए छूट दिया गया और ये व्यवस्था बनाई गई अनुच्छेद 347 में। इस तरह किसी राज्य के किसी विशेष जन समुदाय की भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है, इसका भी प्रावधान किया गया। अध्याय 3 के अंतर्गत हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की आज की जो भाषा है उसके लिए भी तरह तरह की शर्तें और नियम बनाए गए, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों में विधेयकों में आज के प्रयोग में जो की जाने वाली भाषा है उसके बारे में बताया गया कि उपबंधों में किसी बात की होती है भी जब तक संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होती रही। और ये जो अंग्रेजी में कार्रवाई होने की छूट दी गई थी, जबकि एक समस्या के तहत कि अधिक से अधिक उसमें सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इस नाते छूट दी गई थी। इसके बाद ये कार्य या अवधि लगातार निश्चित काल के लिए बढ़ती गई, उसके अपने अपने कारण जिस पर हम इस व्याख्यान में आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संसद में प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी आदेशों का या यह भी व्यवस्था किया गया कि विविध उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होते रहेंगे और जब तक हिंदी में उनका समुचित यथोचित अनुवाद नहीं हो जाता है तब तक ये गतिविधि या कार्रवाई इसी रूप में की जाती रहेगी। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या डिग्री या आदेश लागू नहीं होंगे और इसकी व्यवस्था की गई इस अनुच्छेद के अंतर्गत। इस व्यवस्था के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय है या प्रत्येक उच्च न्यायालय की सारी जो कार्रवाई है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। कहने का निष्कर्ष यही हुआ, संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत विधेयकों या उनके प्रस्तावित संशोधनों की जो भाषा होगी वो भी अंग्रेजी होगी। साथ ही संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी कानून राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों, सभी आधिकारिक आदेशों और नियमों विधियों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ मुख्यतः अंग्रेजी में होंगे, इसकी भी छूट दी गई। परंतु यह व्यवस्था अस्थायी न होकर संक्रमणकालीन व्यवस्था थी, तात्कालिक व्यवस्था थी और ये माना जा रहा था कि तात्कालिक समस्या का समाधान यही हो सकता है कि अंग्रेजी को ही अभी चलने दिया जाए, जिस नाते से ये व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद कानून बनाकर कोई अन्य व्यवस्था न करे। राष्ट्रपति की
सहमति से राज्यपाल हिंदी या राज्य की राजभाषा का इस्तेमाल उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों से के लिए प्राधिकृत कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय, डिग्री, आदेश अंग्रेजी में ही होते रहेंगे। तो ये व्यवस्था की गई। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में कई निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों के लिए उनका पालन किस तरह से हुआ और उन निर्देशों से हिंदी का विकास कितना हुआ, हिंदी की राजभाषा की स्थिति कितनी मजबूत हुई, इस पर भी विचार कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए मुख्यतः जो निर्देश दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका प्रचार प्रसार करे और उसके विकास को सुनिश्चित करे ताकि भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसके सभी तत्वों को अभिव्यक्त का माध्यम हिंदी को बनाया जा सके। साथ ही साथ जो उसकी प्रकृति है उसमें कोई हस्तक्षेप न हो और हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची के विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों के को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए संस्कृत से गौणता अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित किया जाए। कहने का आशय यह होगा कि हिंदी के विकास के लिए ये व्यवस्था की गई कि हिंदी से इतर भी ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हैं, उर्दू के हैं, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया के हैं, जापानी या अन्य विश्व भाषाओं के कोई भी ऐसे शब्द जो हिंदी में सामान्यतः बोलचाल में हैं, उन्हें हिंदी में आत्मसात करते हुए हिंदी के विकास को आगे ले जाया जा सके। हिंदी की जो शब्द भंडार हिंदी का उसको समृद्धशाली बनाया जाए और बड़े उदार भाव से ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 351 में कि हिंदी को की शब्दावली को, हिंदी के शब्दकोश को अधिक से अधिक समृद्ध किया जाए, अधिक से अधिक उसे सशक्त किया जाए ताकि हिंदी उत्तरोत्तर विकासमान हो सके, विकसित हो सके और राजभाषा के रूप में वो स्थापित हो सके। और जो जहाँ ये मान लिया गया है कि अंग्रेजी का विकल्प हिंदी नहीं बन सकती है, ये विडंबना ही है, दुखद है। इसलिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। हिंदी भाषा का अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका हिंदी में नए शब्द अनावश्यक तरीके से करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि शब्द कहीं न कहीं से संप्रेषण के लिए होते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं और यदि वे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हो, चाहे जिस भाषा से आए हुए हैं, से रिक्शा है, वकील है, ये भाषाएं, ये शब्द हिंदी के ना होते हुए भी इतना चलन में है कि वे हिंदी के अपने शब्द जैसे अनुभूति देते हैं। तो इनको हिंदी का ही मानना चाहिए, हिंदी का मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो इसका सुझाव दिया गया, इसकी व्यवस्था की गई अनुच्छेद 351 में। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान बना तो उस समय देश की 14 प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त की 8वीं अनुसूची में उनको रखा गया था, किंतु कालांतर में इसमें सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली और बोडो, संथाली इत्यादि भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं, जिनमें से प्रमुख है असमिया, कश्मीरी, संस्कृति, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, मराठी, तमिल, हिंदी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, नेपाली, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी, कोंकणी और मणिपुरी। तो इस तरह से कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया है और ये मानते हुए कि हिंदी को यदि अधिक समृद्ध बनाना है, हिंदी को यदि अधिक मजबूत बनाना है, हिंदी के को यदि जन जन तक पहुँचाना है, अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार कराना है और विश्व फलक पर हिंदी को स्थापित करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी की जो हिंदीतर भाषाएं हैं, जो हिंदी की हिंदीतर बहनें हैं, बहन कहा जाता है जिन भाषाओं को, उनसे आने वाले अधिक से अधिक शब्दों को हिंदी में शामिल किया जाए ताकि हिंदी की जो शब्दावली है वो अधिक से अधिक विकसित हो सके और अधिक से अधिक संप्रेषण की क्षमता उसमें बढ़े, उसमें आ सके।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी के विकास और प्रसार की जिम्मेदारी संघ सरकार को सौंपी गई थी संवैधानिक रूप से। और इसके लिए मुख्यतः जिन बिंदुओं पर बात होती है वो उनमें मुख्य रूप से हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति का वाहक बनाना, ये संघ सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है, ताकि हिंदी जो सामाजिक संस्कृति है उसको उन्नतशील बना सके। हिंदी भाषा के माध्यम से यह संभव हो सकता है। 8वीं अनुसूची की भाषाओं की शैली, रूप और पदावली का हिंदी में समावेश हो सके। साथ ही साथ हिंदी में संस्कृत से या गौड़ अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों को हिंदी में अपना लेना चाहिए या हिंदी में ग्रहण कर लेना चाहिए, इसका सुझाव दिया गया। और यह व्यवस्था की गई कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हिंदी अधिक से अधिक उन्नतशील हो, अधिक से अधिक उसका प्रयोग हो सके या अधिक से अधिक उसका प्रयोग करने में आम जनमानस सक्षम हो सके, इस पर विचार किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब सब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी के विकास और प्रसार के प्रयास का उद्देश्य क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। भारत के अनेक भाषाओं, जातियों और धर्मों का देश है भारत। यहाँ की जो संस्कृति है वो कई संस्कृतियों के मेल से बनी हुई है, इसलिए भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जब हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक है इससे हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप का विकास होगा। राष्ट्रभाषा का दायित्व वहन करने में अधिकाधिक हिंदी सक्षम होगी और हिंदी के स्वरूप विकास के संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि यही एक माध्यम है जिसके आधार पर हिंदी अधिक से अधिक मजबूत आधार ग्रहण कर सकती है। भाषा की अपनी मूल प्रकृति होती है, उस मूल प्रकृति को बनाए रखना ही हमारा दायित्व है। अन्य भारतीय भाषाओं में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है उनकी शैली, रूपों, अभिव्यक्तियों का समावेश भी हिंदी में किया जाना गलत नहीं है, किया जा सकता है। इस तरह से भारतीय भाषाओं में मूलभूत एकता स्थापित करने और उनके समान तत्वों को समन्वय करने का प्रयास हिंदी में किया गया। या संघ सरकार ने इसका सुझाव दिया, लेकिन विचारणीय यह है कि ये समन्वय किस प्रकार हो सकता है, ये समावेश किस प्रकार से संभव बनाया जाए, ये विचारणीय है। भारत की विभिन्न भाषाओं के का जो आपसी रिश्ता बहनों का है उनमें से अधिकांश का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। जितनी भी इतर भाषाएं हैं ये अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि कहीं ना कहीं से उनका उद्गम, उनका उद्भव संस्कृत से है। इसीलिए ऊपरी तौर पर विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी भिन्नता नहीं, कहीं ना कहीं उनमें विविधता, आंतरिक एकरूपता विद्यमान है और उस आंतरिक एकरूपता को पहचान करके उन्हें हिंदी में समावेश उनका किया जाए, उन्हें हिंदी में आत्मसात किया जाए, स्वीकार किया जाए। घनिष्ठ समानता उसी तरह विद्यमान है, ये माना जाता है या भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का भाव तो भाषा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अतः इन भाषाओं के तत्वों के हिंदी में समावेश से जो भाषिक एकता है उसका विकास हो सकता है। उसके बाद हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध बनाने के रूप में या समृद्धशाली बनाने के लिए संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाने चाहिए और ग्रहण करना ही हिंदी के विकास को और आगे ले जाना है। गौण रूप से आए हुए अन्य जो शब्द हैं अन्य भाषाओं के लिए उन्हें भी हमें जीवकर स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, ताकि हिंदी का शब्द भंडार अधिक से अधिक विस्तार पा सके। हिंदी के राष्ट्रभाषा या अखिल भारतीय संपर्क भाषा के विकास को लक्ष्य में रखते हुए ऐसा करना बहुत उपयुक्त होगा। तो हम देखते हैं कि यथास्थिति देखें तो राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा का अध्यक्ष है या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य हो जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में उसे संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। जब तक संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध की व्यवस्था न करे
तब तक संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद जैसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्द का उससे लोप कर दिया गया हो, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान की जो उपयुक्त व्यवस्था है अंग्रेजी के प्रयोग किया या हिंदी में से किसी एक का प्रयोग करने की चयन की, वह प्रारंभ में 15 वर्ष की दी गई थी, जो कहीं न कहीं से सुविधा के लिए दी गई थी। आगे चल करके उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए और इसी क्रम में हम देखते हैं कि संविधान की व्यवस्था के आधार पर कई सारी नई नई कार्रवाई की गई, कई नए राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का निर्माण किया गया, समिति बनाई गई और संविधान के अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के का आदेश दे करके 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति 1957 का निर्माण किया गया, गठित की गई समिति। इस समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत की थी, जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस समिति ने, और राष्ट्रपति का आदेश 1960 में राजभाषा आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 में आदेश जारी किया था, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय को स्थायी आयोग की स्थापना करनी चाहिए। और इस तरह से राष्ट्रपति का आदेश 1960 है, उसमें राष्ट्रपति की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिनका अनुपालन करके हिंदी को अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है और हिंदी को पूर्ण रूप में राजभाषा का गौरव प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्रपति की ओर से इसका सुझाव दिया गया, जिनमें शिक्षा मंत्रालय संवैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों के अतिरिक्त सभी नियम पुस्तकों और कार्यविधि साहित्य का अनुवाद अपने हाथ में लेकर के ले सकता है, उसका लेकर के अनुवाद कराए, ताकि अधिक से अधिक भाषाओं का, अधिक से अधिक ऐसी शब्दावली का जो कार्यालय में प्रयोग हो रही है उस शब्दावली का हिंदी में प्रयोग संभव हो सके। इसी तरह से राष्ट्रपति आदेश में या उस समिति के निर्णय ने यह भी सुझाव दिया कि एक मानक विधि शब्दकोश तैयार किया जाए, जिसमें हिंदी में विधि के पुनः अधिनियम के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का स्थायी आयोग स्थापित किया जाए, ताकि वो आयोग हिंदी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर सके और अपना सुझाव दे सके और इस आधार पर हिंदी अधिक से अधिक वैज्ञानिक हो सके, अधिक से अधिक विकसित तेजी से हो सके, इसका प्रयास किया गया। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का सुझाव भी राष्ट्रपति आदेश में दिया गया। शिक्षा मंत्रालय इस बात की समीक्षा भी करता रहे कि हिंदी के प्रचार के लिए जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो कैसी चल रही है, संतोषजनक है कि नहीं है, या उसमें और किस प्रकार का संशोधन आवश्यक है, इस पर भी विचार करें। शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय परस्पर मिलकर भारतीय भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और साहित्य संबंधी अध्ययन अनुसंधान को निरंतर प्रोत्साहित करता रहे, प्रोत्साहन देता रहे। इसके लिए समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जो भी आवश्यक कार्यवाही हो इसके लिए वो की जाए, तत्काल की जाए और करते हुए वर्षांत में उसका मूल्यांकन भी किया जाए, विश्लेषण भी किया जाए कि कहाँ तक ये कार्रवाई सफल रही और उसमें कितनी और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पर भी विचार किया जाए। तो हम देखते हैं कि भारतीय भाषाओं को परस्पर निकट लाने के लिए राष्ट्रपति का जो आदेश था, जो विभिन्न तरह की व्यवस्था करने का निर्देश था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसका यदि उस रूप में पालन किया जाता तो या किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हिंदी निरंतर बढ़ रही है, विकसित हो रही है। इसी तरह से अनुच्छेद 351 में जो दिए गए देश के अनुसार हिंदी का विकास करने के लिए एक आवश्यक योजना तैयार की गई और इसका आगे चल करके काफी बृहद रूप में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई क्या हुई और राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया था उस पर आगे चल करके किन किन नई
समितियों का निर्माण हुआ, किस तरह से उसका मूल्यांकन हुआ, इस पर भी विचार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उस आदेश के बाद कई सारी ऐसी समितियों का निर्माण किया गया, जिन्होंने हिंदी को कैसे अधिक उन्नतशील बनाया जाए, इस पर विचार किया, इस पर कार्य किया और हिंदी को आगे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना इसी क्रम में 1961 में हुआ और वैज्ञानिक और तकनीकी आयोग के आने से जो वैज्ञानिक क्षेत्र में हिंदी शब्दों का प्रयोग होता था या अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर नए नए शब्दों का किस प्रकार से अनुवाद करके उनका प्रयोग करना प्रारंभ किया जाए, इसका बेहतर सुझाव दिया इस आयोग ने और एक बड़ी और बृहद शब्दावली तैयार की। इसलिए और इस शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतता तय किया गया कि विविध विषयों की जो विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाई जाए, भाषा वैज्ञानिकों की सहायता से शब्दावली के निर्माण निर्मित की गई और एक तरह से पारिभाषिक कोश तैयार किया गया शब्दावली का, और जिसके माध्यम से लोग अधिक से अधिक शब्द सीख सकें, उनके अर्थ समझ सकें और उनको अपनी भाषा में प्रयोग कर सकें। इसी क्रम में हम देखते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भी की गई सन 1960 में। इस आयोग की स्थापना के साथ ही हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी गति आई और आरंभ में विविध प्रकार के प्रशासनिक और कार्यविधि साहित्य के अनुवाद का कार्य निदेशालय को सौंपा गया और बाद में इसे एक अन्य संस्था को सौंप दिया गया। आज यह हिंदी के विकास और प्रचार से संबंधित योजनाओं के निर्माण में कार्यरत है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण, विज्ञानेतर कोश और विश्व कोश के निर्माण या पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य भी इस समिति के माध्यम से किया गया और इसी के साथ ही सन 1971 में अनुवाद में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किया गया और इस आयोग में राजभाषा संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में सौंप दिया गया। असंविधिक स्वरूप के कार्यविधि साहित्य तथा जो मैनुअल और फार्मों के अनुवाद का दायित्व ब्यूरो केंद्र अच्छी तरह उसका निर्वाह कर रहा है, अनुवाद कर रहा है और इसके माध्यम से कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को शिक्षित किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके ताकि वे अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि राजभाषा आयोग खंड विधि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसने अंग्रेजी हिंदी विविध शब्दावली आज की तारीख में तैयार कर दी है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक कामकाज या केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि का अनुवाद भी हिंदी में कर लिया है। तो हिंदी शिक्षण योजना को हिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए सन 1952 में शिक्षण योजना का प्रारंभ किया गया था। आरंभ में यह विभाग शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, किंतु सन 1955 में इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। यह हिंदी के 3 स्तरों का पाठ्यक्रम वर्तमान में चलाता है, जिनमें प्राज्ञ है, प्रवीण है और प्रबोध है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन इसकी व्यवस्था की गई है। इसका कार्य अधिकारी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षण देना है हिंदी का, ताकि वे हिंदी में अधिक से अधिक दक्ष हो सके, हिंदी के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सके। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना भी इसी उद्देश्य से किया गया था। सन 1961 में हिंदी शिक्षण कार्य में यह संस्थान सम्मिलित है। हिंदी भाषियों तथा विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण देना, शिक्षण प्रविधियों का विकास करना और उसके अनुकूल शिक्षण सामग्री निर्माण के लिए अतिरिक्त हिंदी भाषा और साहित्य के अनुसंधान का कार्य यह आयोग करता है। विभिन्न तरह के साहित्यों का अनुवाद करता है और बाहर से आए हुए जो हिंदी में रुचि रखते हैं उनको प्रशिक्षित करना या उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना केंद्रीय हिंदी संस्थान यह कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है।
इससे निश्चित रूप से हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है, उसे सीखने के लिए लोग आकृष्ट हो रहे हैं और इस आयोग के माध्यम से अधिक से अधिक प्रशिक्षित व्यक्ति हिंदी में दक्षता प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए सेवा माध्यम के लिए हिंदी पाठ्यक्रम चलाया गया। हिंदी शिक्षण संबंधी शोध सामग्री के प्रकाशन का कार्य भी ये संस्थान करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केंद्रीय दिल्ली केंद्र दिल्ली हैदराबाद या गुवाहाटी में भी इसके केंद्र चल रहे हैं, इसकी अलग अलग संस्थाएं खुली गई हैं जहाँ से वहाँ अधिक से अधिक अनुवाद करके अनुवाद की सामग्री उपलब्ध करा करके लोगों को हिंदी के साथ जोड़ा जा रहा है, हिंदी के प्रचार प्रसार करके हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सन 1969 में भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की स्थापना हुई। ये संस्थान भी हिंदी भाषाओं के अध्यापन या उनके अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लगातार नए नए अनुसंधान करके नई नई शब्दावली का निर्माण करके अधिक से अधिक लोगों को हिंदी से जोड़ करके हिंदी की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी माध्यम से शिक्षण को और अधिक सुविधाएं बनाने के लिए और अधिक सरल और बोधगम्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण और प्रकाशन का कार्य भी हिंदी भाषी राज्यों के विभिन्न हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी माध्यम कार्यवाही निदेशालय करता है और हिंदी निदेशालय दिल्ली का कार्य ये है कि अधिक से अधिक जगहों पे इसकी अलग अलग संस्थाएं खोल करके केंद्र बना करके और हिंदी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए, उसमें अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो इन पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन का जो व्यय है उसका शिक्षा मंत्रालय हिंदी पाठ्य पुस्तकें तैयार करेगा, उसका वहन करेगा और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघ के स्तर पर केंद्र सरकार के स्तर पर यह व्यवस्था की गई कि राजभाषा हिंदी को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जाए, अधिक से अधिक उसमें वैज्ञानिक शब्दावली या विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो शब्दावली है उसको एक जगह एक शब्दकोश के रूप में निर्मित करके अधिक से लोगों तक पहुंचाया जाए, जनसुलभ किया जाए, ताकि लोग आसानी से हिंदी की उस क्लिष्ट शब्दावली को या विभिन्न भाषाओं में या विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को सीख सकें और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, साथ ही साथ उन विविध विषयों को आसानी से समझ सकें। इसकी चेतना या इसका भाव या इसका ज्ञान उनके भीतर उत्पन्न करना। हम देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1967 में आया था और इसमें कई सारी सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत किया और राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। हिंदी भाषियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के आश्वासनों को कानूनी रूप देते हुए सन 1967 में इस आयोग में संशोधन किया गया और संशोधित रूप को लागू किया गया। राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि सन 1965 के बाद केवल हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी, किंतु अंग्रेजी का प्रयोग करने की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के जो विधानमंडल है अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त नहीं कर देते हैं या समाप्त करने का संकल्प अपने यहाँ पारित नहीं कर लेते हैं, तब तक वे अंग्रेजी का प्रयोग करते रहेंगे। इसके अलावा उन संकल्पों पर विचार करने के लिए बाद में संसद के दोनों सदनों में भी इस संबंध में एक संकल्प पारित कर दिया गया और इसमें ये बताया गया कि यह छूट तब तक बनी रहेगी जब तक प्रत्येक राज्य इसके लिए सहर्ष तैयार नहीं हो जाता है या इसके लिए अपने यहाँ कोई कानून पारित नहीं कर देता है।
प्रिय विद्यार्थियों, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता गया और हमने देखा कि राजभाषा अधिनियम 1967 में जो छूट दी गई थी या जो व्यवस्था दी गई थी, उसके अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होने की छूट दी गई और आज हर कर्मचारी को अपना कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में करने की छूट प्राप्त है। किंतु कुछ कामों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है। उनमें विशेष रूप से हम देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में यह बताया गया है कि कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए और उन प्रमुख कामकाजों में जिनमें दोनों बाइलिंगुअल या द्विभाषी होना आवश्यक है, इसके लिए भी इस आयोग ने निर्देश जारी किया, जिनमें प्रमुख रूप से सभी जो संकल्प पत्र हैं या सामान्य आदेश होंगे वो दोनों भाषाओं में होंगे। अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां इत्यादि का प्रयोग भी निश्चित रूप से दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी और हिंदी में। इसी तरह से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई जो रिपोर्ट है या सभी जो कागजी कार्रवाई है वो दोनों भाषाओं में होगी। केंद्र सरकार या उसके द्वारा की गई जो संविदाएं हैं, करार हैं या उनके द्वारा जारी किए गए लाइसेंस हैं, परमिट, निविदा, खाद इत्यादि का भी दोनों भाषाओं में अनुवाद होगा या दोनों भाषाओं में ही उनका प्रयोग होगा। एक जगह हिंदी में होगा और दूसरी जगह फिर उसी का अनुवाद करके भी उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में जो केंद्रीय सरकार कार्यालयों के पत्र व्यवहार है वो भी दोनों भाषाओं में होंगे अनिवार्य रूप से। केंद्र सरकार के कार्यालयों के सभी जो नियम हैं या पुस्तकें हैं या संहिताएं हैं या जो फॉर्म है, रजिस्ट्रियों के जो शीर्षक है, पत्र शीर्षक है, स्टाफ है, सरकारी समारोह है, समस्त भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले जो सरकारी विज्ञापन है उन सब में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग समानांतर होगा। सम्मेलनों की कार्यसूची की जो टिप्पणियां होंगी या कार्यवृत्त होगा वह भी अंग्रेजी में होगा। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के अंग्रेजी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही साथ उसमें कहीं न कहीं से यदि वो पूर्ण रूप में राजभाषा नहीं बन पाती है, अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदीतर भाषाएं को उसके साथ समानांतर प्रयोग करने की छूट दी जाती है। इसके बावजूद भी हिंदी की जो वास्तविक स्थिति है वो दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में विश्व फलक पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सक्षम हो सकी है। हिंदी का जो बाजार है, हिंदी में जो विचारों का आदान प्रदान है, व्यवसाय है या आयात निर्यात है, उसका जो भाषा माध्यम है वो हिंदी के रूप में ही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हिंदी उत्तरोत्तर दिनों दिन विकसित होती जा रही है और इसके लिए जिन आयोगों पर हमने बात किया और जिन व्यवस्थाओं पर बात किया, राष्ट्रपति के उस संशोधित आदेश के बाद नए नए जो अधिनियम बनाए गए राजभाषा उन्नति के लिए, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आज अपनी निजी पहचान रखती है। विश्व फलक पर अधिकांश बोलने वाले लोग आज हिंदी मिल जाते हैं। भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अधिकांश लोग उसे पढ़ना, समझना, बोलना, लिखना पसंद करते हैं और ये कहीं न कहीं से हिंदी के वैज्ञानिक स्वरूप का ही परिणाम है। हिंदी का जो सरल और बोधगम्य स्वरूप है उसी का परिणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं कि हिंदी में जो अनुवाद किया गया कानून के लिए, हिंदी की शब्दावली का जो अनुवाद किया गया कानून के क्षेत्र में भी हिंदी की अधिक से अधिक शब्दावली का प्रयोग होने लगा और वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था भी की गई। राजभाषा अधिनियम के पास होने के साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों ने एक संकल्प पत्र पास किया जिसके अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई और ये तय किया गया कि एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता रहेगा प्रत्येक वर्ष। हर वर्ष यह तय किया जाएगा कि कार्यक्रम को किस प्रकार से किस सीमा तक लागू किया गया, उसका विश्लेषण किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में हिंदी की उन्नति किस रूप में हो रही है, दिनों दिन कितनी बढ़ रही है, अधिक से अधिक कर्मचारी का उसका प्रयोग कितना अपने यहाँ कर रहे हैं, इसका ब्यौरा तैयार किया जाएगा और इस आधार पर राजभाषा का उसका कार्यान्वयन करेगा। आगे उसका कार्यान्वयन करके
उसकी उन्नति के लिए कार्य करेगा और नए नए उसके लिए नियम बनाएगा। इसी तरह से राजभाषा नियम 1976 में व्यवस्था की गई कि सरकारी कामकाज में लागू करने के लिए राजभाषा की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में इसका पालन आवश्यक किया गया, एक तरह से अनिवार्य किया गया। इस तरह के नियम संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग के लिए बनाया गया 1976 का यह नियम। और इसमें यह अपेक्षा किया गया कि केंद्र सरकार का कोई भी मंत्रालय विभाग अनिवार्य रूप से हिंदी का प्रयोग करेगा। केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी नियम या संस्था में इसका प्रयोग होता रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी की उन्नति के लिए राजभाषा का दर्जा जब से हिंदी ने प्राप्त किया 14 सितंबर 1949 से, तब से दिनों दिन उस पर उन्नति हुई है। कहीं ना कहीं से सरकारी व्यवस्थाओं में उसकी उन्नति के लिए नए तरह की व्यवस्था की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में तो हम ये विराम देते हैं। इस तरह से DHDLA 135 के अंतर्गत हम लोगों ने 13 इकाइयों में हिंदी भाषा और उसका जो विविध प्रयोग है उस पर चर्चा की। और इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।